माइक ऑन है। गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। हम लोग आज मैराथन की क्लास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हमारी कोशिश यही होगी आज की क्लास के अंतर्गत कि संपूर्ण पाश्चात्य नीति शास्त्र के सभी क्वेश्चन को एक जगह समेटने का प्रयास करना। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि एक कंप्लीट पैकेज जो आपको वेस्टर्न इथिक्स के बारे में आपको मिलेगा, चाहे यूनान का इथिक्स हो तब, चाहे मिडिल ऑर्डर का मध्यकाल का हो तब, उसके बाद मॉडर्न के जो सुखवादी उपयोगितावादी, उसके बाद पूर्णतावादी, अंतःप्रज्ञावाद, जितने आयाम के इथिक्स से संबंधित क्वेश्चन होंगे शायद आपको सभी आयाम के सभी फुल डोज मिलेंगे। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूं कि आप सभी एक काम जरूर किया करें कि कभी भी पढ़ाई किया करिए तो कंसेप्ट विथ फैक्ट पढ़ा करिए। कंसेप्ट विथ फैक्ट कहने का मतलब कि कभी भी किसी भी विषय वस्तु का कंसेप्ट समझे, पहले कंसेप्ट समझें, उसके बाद जो फैक्ट है उस पर काम करेंगे तब काम करेगा। ये है मेन तरीका पढ़ने का। और आजकल के युवा पीढ़ी जो है वो फैक्ट के आधार पर कंसेप्ट क्लियर कर रही है। भाई एक लिमिट होता है कंसेप्ट का, फैक्ट रटने का, 500 400 600 फैक्ट रटोगे, उसके बाद दिमाग भी नहीं होता है। तो कंसेप्ट के माध्यम से मैंने किया क्या है कि अभी तक ले जितने टॉपिक करवाया है वेस्टर्न इथिक्स के, सभी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेसिक से लेवल तक, उनको एक जगह संकलित किया और उसके एक एक आयाम को मैं सूक्ष्मता से डिस्कस करूंगा। तो आपको वेस्टर्न इथिक्स के कंप्लीट पैकेज मिलेगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, सबको कल्याण हो। इस बार के यूजीसी नेट में मैं पिछली बार भी कहा था कि पिछली बार मैंने क्वेश्चन करवाया था, आपको जान के हैरानी होगी और प्रूफ के साथ मैं बोलता हूं कि 100 में 62 क्वेश्चन लगभग आए थे मेरे। यानी आपको जेआरएफ की पात्रता थोड़ी सी भी मेहनत करे होते तो आपको दिला देता। ठीक है, 65-70 के बीच में ही आपका कटअप बनता है। थोड़ा सा इधर से पढ़ लेते तो आपका ऑटोमेटिक करवा देता है। तो इस बार भी वही कोशिश है कि आपको वो सारे डायमेंशन दिए जाए जहां से आपको फुल पैकेज, कंप्लीट पैकेज मिलता रहे। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, हम उन चीजों को बात करें तो कंसेप्ट विथ फैक्ट पढ़ाएंगे हम आपको और उन सारे विषय वस्तुओं को भी समझाते चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये मूल्यात्मक निर्णय संबंधित है। मूल्य वैल्यू, जो वैल्यू यानी मूल्य का जो कंसेप्ट होता है हमेशा इथिकल वैल्यू से होती है। इथिकल वैल्यू से यानी नैतिक मूल्य जिसे कहते हैं, नैतिक मूल्य जिसे कहते हैं उससे संबंधित है। आप इसमें विकल्प देखेंगे, गणित दिया है, नीति शास्त्र दिया है, भौतिक दिया है, रसायन शास्त्र दिया है। आपको मैंने अभी बताया कि वैल्यू की, मूल्य की जो निर्धारण होता है वह हमेशा किसमें होता है, इथिकल पोर्शन में, इथिकल वैल्यू में। तो इसमें इथिकल की चीजें क्या हैं, तो आप देख रहे हैं नीति शास्त्र यानी एथिक्स है। एथिक्स में इसका क्या होगा, एनालिसिस होगा। इसका करेक्ट आंसर जिस भ्राता बंधु को आए प्लीज आंसर करते रहिएगा, देखते हैं कितना आप लोग सही करते हैं। एक पैमाना होगा, यदि लगभग इसमें 70 क्वेश्चन है, 70 में यदि 60+ देते हैं तो वाकई आपकी तैयारी बेस्ट है। यदि 60+ यदि क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो सैल्यूट करता हूं कि आपकी तैयारी बेस्ट है। और एक चीज जान लीजिए, ये क्वेश्चन मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये क्वेश्चन किसी एक भी चीजों का नहीं है। क्वेश्चन केवल और केवल
2005 से लेकर 2020 में जो पूछे गए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको मैंने उठा के बनाया है। आपको एक चीज जान के आश्चर्य होगा कि कभी भी आप तैयारी करिए तो इस बेस्ड पर करेंगे तो आपकी फुल पैकेज तैयारी होगी। ध्यान दीजिएगा इसका। तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नैतिक निर्णय भिन्न नहीं है, यानी किससे भिन्न नहीं है, किसमें इनका समावेश होता है। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ना, एक एक के बाद एक एक कंसेप्ट बढ़ाएंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें। अब यहाँ पे है कि नैतिक निर्णय भिन्न नहीं है, किससे, यानी नैतिक निर्णय भिन्न नहीं है मतलब उसमें समावेश है नैतिक निर्णय का। चाहिए के निर्णय से, तार्किक निर्णय से, सौंदर्यात्मक निर्णय से, तथ्यात्मक निर्णय से। आप सभी जानते हैं कि नैतिक निर्णय जो भी होते हैं, नैतिक निर्णय जो भी होते हैं वह किस पर आधारित है, हमें ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा कर सकते हैं, संभावनाओं के ऊपर होना चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों का हत्या हिंसा नहीं करनी चाहिए। कि जो भाव है आदर्शात्मकता का वो किस में आता है कि कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि संभावनाओं में, आदर्शता के पैमाने में, सार्वभौमिकता के संदर्भ में ये सारे ज्ञान आते हैं। नैतिकता से संबंधित, नैतिक निर्णय से संबंधित जो भी होना चाहिए, आपको मैं डायरेक्ट ये नहीं कह सकता हूं कि ये काम मत करो, हम आपसे यही कहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चले, बहुत अच्छा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कहने का तात्पर्य यही है कि आपको संभावनाओं की तरफ, आदर्शता के पैमाने की तरफ देखना होगा। अब इसमें देखिए, चाहिए का निर्णय, तार्किक निर्णय, सौंदर्य का निर्णय, तथ्यात्मकता का निर्णय, तो पूछ रहा है कि इसमें से किसी में से भिन्न नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो निर्णय है वह हमेशा नैतिक निर्णय चाहिए के निर्णय से जुड़ा है। ठीक है कि हमें ऐसा करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की, बड़ों के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो भाव है कहीं ना कहीं किसको दर्शा रहे हैं, तो आदर्शता के भावना, संभावनाओं को दर्शा रहे हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा। आंसर देते चलिएगा, जिसको आए फटाफट आंसर कर सकता है, बेहद खुशी होगी यदि आंसर करते हैं। तो देखिए बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक निर्णय मूल्य संबंधी आलोचनात्मक निर्णय है। नैतिक निर्णय मूल्य संबंधी आलोचनात्मक निर्णय है, क्योंकि इसमें शामिल है, इसमें क्या क्या शामिल है आप देखेंगे कि नैतिक निर्णय की संभावनाओं में नैतिकता के होने, नैतिक भावना यानी कार्य और भावनाओं यानी कार्य का नैतिक निर्णय में क्या क्या शामिल होता है। नैतिक निर्णय के विषय वस्तु यहां पे नोट कर सकते हैं। पहला चीज क्या होगा, आदर्शता का मापदंड। इस पर मेरी एक किताब भी है, इथिक्स के ऊपर मेरी 2 किताबें हैं, जिसमें से एक पब्लिश है, एक बची है। ठीक है, एक है ग्रीक नीति शास्त्र की रूपरेखा। तो उस किताब में मैंने करीबन, देखो पहले की आप फिलॉसफी की किताबों में देखेंगे कि किताब होती थी, पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया जाता था। ठीक है, मेरी किताबों में आप देखेंगे कि किताब में कंसेप्ट होगा। देखिए 3 स्तर पर मैंने काम किया है और आपसे भी कहता हूं कि इसी पर काम कीजिए। पहले मैंने कंसेप्ट दिया है, उसके बाद उसी टॉपिक का सिनॉप्सिस दिया है, उसके बाद फैक्ट दिया है, और चौथे में लास्ट में आपको लगभग पूरी किताब में 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं और के नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल और केवल यूजीसी नेट 2005 से 2020 तक में पूछे हुए प्रश्न हैं। कि यानी लड़का पढ़े तो किस लिए पढ़ रहा है भाई,
उसको कुछ आधार मिले, यूपीएससी के 2 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है वो भी देखे कि क्या इस किताब से पढ़ने से बन रहे हैं कि नहीं, उसके अंदर चाहत जगे, तो इन चाहतों की पूर्ति भी हो जाए और ये भी हो जाए। यहाँ पर नैतिक निर्णय मूल्य संबंधी आलोचनात्मक निर्णय है, क्योंकि इसमें शामिल है नैतिक दायित्व, नैतिक भावनाएं, और सी में कह रहा है नैतिक दायित्व और नैतिक भावनाएं, यानी इसके अंतर जो करेक्ट आंसर है वह ये होगा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि नैतिक निर्णय का विषय वस्तु आदर्शता, दूसरा नैतिक दायित्व की पूर्ति, नैतिक भावनाओं का समावेशन, नैतिक भावनाओं का समावेशन व्यवहारिक ज्ञान का मापदंड तय करना, मापदंड तय करना कि व्यवहारिक ज्ञान कोई भी सही होगा, गलत होगा, कहाँ तक होगा, किस पैमाने पर सही होगा, किस पैमाने पे गलत होगा, उसके सारे मापदंडों को तय करने का, अस्थायी करने का भाव को क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान का मापदंड कहा जाता है। तो इन विषय वस्तुओं को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 5वां यदि हम यहाँ पर लिखें, नैतिक निर्णय में नैतिक सभी सर्व कल्याण की भावना, भावना का समावेश, सर्व कल्याण की भावना का समावेश, आप इन चीजों को जरूर लिख लीजिएगा। आपको एक शॉर्ट फॉर्म में पूरी नैतिक निर्णय के भाव का सार संक्षेप भाव 5 पॉइंट मिल जाएंगे। हो सकता है कि आज के इस क्वेश्चन में ये आए और आपके एग्जाम में ये दोनों उठा कर दे दे, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये तो हम जानते ही नहीं थे। इसलिए 5 दायित्वों को हमने लिख दिया कि आपको 2 अलग भी आएंगे ऊपर नीचे करके, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप आराम से इनके आंसर दे सकते हैं। हमारी जो कोशिश यही थी कि आपके हर भाव को सही तरीके से समझाना और पूर्ण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरीके से यदि आपको कोई दिक्कत हो तो नहीं, कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि नैतिक निर्णय होता है, ये तो बेसिक जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि नैतिक निर्णय, अभी मैंने बताया कि नैतिक निर्णय में सभी विषय वस्तुओं का समावेश होता है, आदर्श पूर्णता का भी भाव होता है, व्यवहारिकता की भी झलक मिलती है, नियमबद्धता का भी भाव होता है, यानी वह क्या होता है, आदर्श पूर्ण भी हो सकता है, नियमबद्ध भी हो सकता है, व्यवहारिक स्तर पर उसे मापने न मापने का एक मापदंड भी हो सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि इस प्रकार के निर्णय में चारों प्रकार की भावनाओं का समावेशन होता है, चारों प्रकार की भावनाएं सन्निहित होती हैं। तो इन विषय वस्तुओं को जरूर समझिएगा और देख के कर चलिए। देखो ये प्राइमरी स्टेज के क्वेश्चन है जो बहुत कम किताबों में ऑब्जेक्टिव के रूप में इसके सारे डायमेंशन को मूल्यांकन किया जाता है। सामान्यतः तो होता क्या है कि आपको नैतिक निर्णय क्या है ये छोड़ दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन विषय वस्तुओं में इसके सारे आयाम को देखा जाता है। नेक्स्ट है कि नैतिक निर्णय नहीं है तो अनुमानजन्य, अंतः अनुभूति, तात्कालिक विचार जन्य। तो ये पूछ रहा है कि अनुमान ये किस में नहीं है। तो देखो कभी भी जो नैतिक निर्णय है, नैतिक निर्णय नहीं होते हैं तो विचार जन्य, मतलब विचार करने के खत्म के दिशा में नहीं होते हैं, यानी विचार योग्य होते हैं, विचार जन्य नहीं होते हैं, विचारता के भाव में ही रहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक निर्णय। ये थोड़ी सी मात्रात्मक त्रुटियां हो गई हैं, नैतिक निर्णय नहीं है।
यहाँ पर यथार्थवादी, आदर्शवादी, व्यवहारिक और नियामक, ये 4 है। चारों विकल्पों में से पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है कि जो इसमें नहीं है, नैतिक निर्णय नहीं है। तो यथार्थवादी नहीं होते हैं, नैतिक निर्णय हमेशा आदर्शवादी होते हैं, व्यवहारिक मापदंड पर खरे होते हैं। हमें यह मापदंड देते हैं, आधार देते हैं कि हमें किस मापदंड से, किस तरीके से, किस ऊपर नीचे से आगे बढ़ना है, चलना है। इन विषय वस्तुओं को दर्शाते हैं, यानी यथार्थवादी नहीं होते हैं। जबकि नैतिक निर्णय में इन तीनों गुणों का समावेशन निहित होता है। ठीक है, तो इन छोटे छोटे चीजों को थोड़ा सा करते चले। ठीक है, अब यहाँ पर है कि ऐच्छिक नैतिक निर्णय का विषय है, नैतिक निर्णय का विषय है। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि नैतिक निर्णय किसका विषय है, नैतिक निर्णय किसका विषय है, यानी नैतिक निर्णय में किन विषय वस्तुओं का समावेशन किया जाता है। तो हमारे हाव भाव, क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। यानी नैतिक निर्णय के अंतर्गत मनुष्य के सामान्य जन भाव का विवेचन किया जाता है। सामान्यगत निर्णय का विवेचन किया जाता है। जब इनका विवेचन किया जाता है और मनुष्य के सामान्य में क्या आता है, ऐच्छिक कर्म को शामिल किया जाता है। मनुष्य के ऐच्छिक कर्म तो इच्छा के अनुरूप कर्म होते हैं। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐच्छिक कर्म होता है, एक अनैच्छिक कर्म होता है। ऐच्छिक कर्म वो होता है जो हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। अनैच्छिक कर्म वो होते हैं जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जैसे ऐसे करते हैं, आछी करते हैं ना, तो इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हम रोक नहीं सकते। वो आएगी तो आएगी, ये सीधा खींच के ही आएगी जाएगी। तो इस प्रकार के कर्म को ऐच्छिक नियम, अनैच्छिक नियम कहते हैं। भूख लगना, हम भूख को रोक नहीं सकते हैं, भूख हमें लगेगी ही लगेगी। हमारी इच्छा पे निर्भर नहीं करता है कि हमारी भूख लगे या ना लगे। हम तो ये हो जाता तो बल्कि बढ़िया रहता। हम इच्छा ही नहीं करते कि हमें भूख लगे तो आराम से हम 100 वर्ष जीते। दूसरी चीज क्या है कि दिस इज ए नीड ऑफ बॉडी। सोना, ठीक है, सोने में भी थोड़ी बहुत चल जाती है, लेकिन एक बात के बाद आपको नींद आएगी ही आएगी। ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इस पे नियंत्रण नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें पढ़ना है, ठीक है, तो इच्छा किया तो पढ़ेंगे, नहीं किया तो चद्दर तान के सो गए। ठीक है, तो हमारी इच्छा अनुसार हो रहा है। मन किया मूवी देखने का तो देखे, नहीं किया तो नहीं देखेंगे, कोई क्या क्या उखाड़ लेगा। तो इस प्रकार के, यानी आपके जो कार्यजन हैं, कैसे आप तय करेंगे, कैसे आप जिएंगे, हर आयाम का कहीं सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। तो उनका अध्ययन आपको नैतिक निर्णय के अंतर्गत किया जाता है। वास्तव में मनुष्य के आदर्श भाव और मापदंड का जो कोई आधार है, स्वरूप है कहीं, तो वह नैतिक निर्णय में ही होता है। हम बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ठीक है, हम अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, हम किसके साथ कैसे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे अच्छा कर्म करते हैं कि उनकी आदर्शता का पैमाना दिया जाता है। जैसे अभी लता जी मर गई हैं, तो वो ऐसे थी कि बूढ़ा से लेकर जवान से लेकर छोटा बच्चा जो भी जानता है, सबके दिलों में बसी थी। मैंने एक दिन उनका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें भी वो भाव को देखते हैं। तो इस प्रकार के जो आदर्शता के पैमाने होते हैं, हमें जीवन कैसे जीना, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नैतिक निर्णय का विषय क्या है, ऐच्छिक और अभ्यासजन कर्म। हमारे सभी प्रकार के ऐच्छिक और अभ्यासजन के जो कर्म है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो
नैतिक निर्णय के विषय में शामिल किया जाता है। नेक है सुखवादियों, ये मात्रात्मक त्रुटियां जल्दी जल्दी में कर दिए हैं। सुखवादियों के मत में कर्म का अच्छा और बुरा, यहाँ बगान नहीं होगा, बुरा होगा। बुरा किस पर निर्भर करता है? सुखवादियों का अच्छा बुरा किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो परिणाम के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर, अभिप्राय क्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये निर्भर करता है परिणाम के आधार पर। सुखवादियों का आदर्शवाद क्या है आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझा देता हूं। सुखवाद आदर्श पैमाना क्या है? अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख, अधिकतम सुख। अब अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख किस आधार पर आएगा? तो दो प्रकार के कंसेप्ट, तीन प्रकार के कंसेप्ट दिखाई पड़ते हैं। परिणाम के आधार पर, दूसरा गुण के आधार पर, तीसरा नैतिक गुण के आधार पर। अब इन दोनों को कर्म नियम संबंधी भी आधार माना जाता है। कर्म संबंधी और इसको नियम संबंधी, क्योंकि एक लड़की थी एक दिन पहले, 2 दिन पहले हमसे पूछी थी कि सर इसमें क्या अंतर है, तो उनको भी थोड़ी सी स्पष्टीकरण हो जाएगा। अरे कहाँ गया? ठीक है, तो इसके जो समर्थक हैं वह माननीय हमारे बेंथम साहब हैं, बेंथम साहब हैं। इसके समर्थक मील साहब हैं, ये एक IAS अधिकारी भी थे और यूनाइटेड किंगडम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। इनकी आइडियोलॉजी मुख्य रूप से उसमें ज़्यादा काम, लोकतंत्र की आइडियोलॉजी में बहुत सक्रिय रूप से काम करती है, तो उन्हें समझना जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नैतिक निर्णय, तो ये इसमें है सिजविक साहब, सिजविक साहब। तो इन तीनों का नाम जानना बहुत जरूरी है। ये पूरी की पूरी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है। अब आगे वाले क्वेश्चन हो सकता है कि इनसे संबंधित हो, तो वहां पर हमें जानना होगा। जब तक हम इनके बेसिक आयाम को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, यह संभव ही नहीं है कि इसके सारे भाव को बिना कहे पूछे हम समझ लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म की परिणाम की नैतिक मूल्यों को निर्धारित करना। कर्म के परिणाम, अब देखिए मैंने अभी यहां पर आपको समझाया, कर्म के परिणाम यानी ये कर्म के, देखिए कर्म से कर्म के परिणाम पर पूछे तो बेंथम साहब हैं, कर्म के गुण के आधार पर पूछे तो मिल साहब हैं, कर्म के नियम के आधार पर पूछे तो सिजविक साहब हैं। तीनों का एक ही जगह कंसेप्ट चार्ट बना के दे दिया है। कभी भी आप क्लास ले पढ़ें तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ें। ठीक है, फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपके सारे आयाम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ठीक है, बेंथम हो गए, मिल हो गए और ये सिजविक हो गए। बेंथम और मिल का संबंध कर्म संबंधित से है, उसका नियम से है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परिणाम के आधार पर आधारित। इसका नेक्स्ट का ये इसका आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंथम हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंथम हो जाएगा। बेंथम के आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर सामने आएगा।
ठीक है, तो इन विषय वस्तुओं को थोड़ा सा ध्यान से समझ के देखिएगा। यही कहता कि नियम के आधार पर, थोड़ी सी यहाँ पर देखिए, कर्म का परिणाम ही नैतिक नियमों को निर्धारित करता है। तो यदि नैतिक नियमों के समग्रता को जब निर्धारित करेगा तो इसके दोनों आयाम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आयामों के भाव पर ये चीजें क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, तो इन विषय वस्तुओं को देखना जरूरी है। आगे की चीजें क्या है, देखिए कर्म की नैतिकता के प्रयोजन। देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कर्म की नैतिकता के प्रयोजन का संबंध नहीं मिलता है किसके, नैतिकता, इथिकल वैल्यू से किसमें नहीं मिलता है। यानी एक ऐसा आयाम तय करिए जिसमें कर्म के प्रयोजन का नैतिकता के साथ कोई संबंध न मिलता हो, तो उसको किस आधार में हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर है मिल का, बेंथम का, बटलर का, कांट का। मिल का, बेंथम का, बटलर का, कांट का, जिसका जो करेक्ट आंसर है वह ए है। ए में ये सारी चीजें निर्धारित होती है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नैतिक निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है। नैतिक निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है एक व्यक्ति का होना, विषय का होना, मापदंड का होना, समाज का होना। तो समाज के बिना तो नैतिकता का आदर्श हो ही नहीं सकता। यानी कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो वो समाज कैसे बनेगा। यानी नैतिकता की परिभाषा, नैतिकता की यथार्थता कहीं निहित है तो वह एक जगह है, वह व्यक्ति विशेष में है। व्यक्ति से ही समाज बनता है, न कि समाज से व्यक्ति बनता है। यदि हम रहें न रहें तो समाज का निर्माण संभव नहीं है। यानी समाज की सही गलत होने न होने का निर्धारण किसके ऊपर है, तो ये हमारे ऊपर है। यानी आवश्यक नहीं है समाज का होना, विषय का होना जरूरी है, मापदंड का होना आवश्यक है, समाज का होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक निर्णय का भेद नहीं है। नैतिक निर्णय का भेद है। नैतिक निर्णय का भेद, तो नैतिक निर्णय का भेद मूल्य के आधार पर होता है, संबंधित विषय वस्तुओं पर होता है। ठीक है, कर्तव्य परायणता के आधार पर होता है कर्तव्य, लेकिन मूल्य एक समय ऐसे कहेंगे मूल्य का निर्धारण कर्तव्य के आधार पर होता है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बेसिक थिंग्स क्या है, मूल्य संबंधी अवधारणाओं को मानना, स्वीकार करना। इसलिए इसका आधार क्या हो जाएगा, बेसिक नियमों का वो हो जाएगा, नैतिक निर्णय का वो है मूल्य संबंधी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज क्वेश्चन पूछें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इतना तो करते चलें। अब नेक्स्ट चीजें हैं, कर्म का परिणाम उसके नैतिक गुणों, देखें गुणों पर, नैतिक गुणों का निवारक नहीं होता है, स्वीकार किया गया है। नैतिक गुणों का निवारक नहीं होता है, यह किसके द्वारा स्वीकार किया, नैतिक गुणों का निवारक नहीं होता है, उसका आंतरिक भाव होता है। यह किसके अंतर्गत स्वीकार किया गया है, कांट ने, बटलर ने, मिल ने, ग्रीन ने। तो इसका आधार है वह मिल है। मिल की आइडियोलॉजी में इन भावों को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नैतिक आलोचक ही नैतिक निर्णय का विषय है। नैतिक आलोचक ही नैतिक निर्णय का विषय है। यह कथन किसका है, यह कथन
किसका है? इसमें सेप्ट सबरी ने, मैकेंजी ने, मील ने, बेंथम ने। तो ये स्टेटमेंट सेप्ट सबरी का है। वो आगे हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे उनकी आइडियोलॉजी को सूक्ष्मता से देखने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मिथ के अनुसार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था इस बार वाले में, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज उस चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि यह क्वेश्चन क्या है। कि स्मिथ के अनुसार नैतिक निर्णय का विषय है नैतिक आलोचक, आदर्श मापदंड, विवेकी आत्मा, कोई अभी आलोचक। यानी सबसे बड़ी चीज होती है नैतिकता का आधार हमारा अंतःकरण है। नैतिकता का आधार किससे निर्धारित होता है? तो वो हमारे अंतःकरण के भाव से निर्धारित होता है। अंतःकरण का भाव ही इसके यथार्थ चीज का निर्धारण करती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नैतिक निर्णय का अर्थ क्या है? कर्म का अच्छा होना, कर्म का बुरा होना, अच्छी कर्मों का नैतिक पालन होना, सभी प्रकार के नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन होना। जिस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन में देखें कि नैतिक निर्णय में विवेक मनुष्य की अंतः आत्मा का आधार होता है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा आधार होगा। ऐसे मिलता जुलता कुछ एक क्वेश्चन पीछे था, कर्म का होना, कर्म का बुरा, ऐच्छिक कर्मों का नैतिक मूल्यांकन। तो यहाँ पर विशेष रूप से ऐच्छिक कर्मों के मेन मूल्यांकन, नैतिक मूल्यांकन के ऊपर ही यथार्थता निर्धारित होती है। यानी जब तक हम ऐच्छिक कर्म करने का मतलब कि जो हमारे द्वारा कर्म किए जाते हैं, कर्म के जो भाव हैं, उसका निर्धारण होना बड़ी आवश्यक है। बिना उसके निर्धारित, बिना उसके भाव के हम अन्य आयाम का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि नैतिक निर्णय है शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, आध्यात्मिक क्रिया, नैतिक क्रिया। तो देखो नैतिकता के हर आयाम का जो वहाँ पर विश्लेषण होता है वह मन में होता है, और मन की क्रिया को क्या कहते हैं? मानसिक क्रिया। अर्थात यहाँ पर जैसे नैतिक निर्णय, समावेशन मन में होता है। मन की क्रिया को जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यह मानसिक क्रिया है। एक प्रकार से यह क्या है? रेणु, गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिलॉसफी के यदि आपको क्वेश्चन का आंसर है तो प्लीज क्वेश्चन का आंसर पूछिए। यदि इससे संदर्भित कोई भी आपको चीज न समझ में आए तो वो भी बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि वेस्टर्न एथिक्स से जितने क्वेश्चन हैं उसमें आपके हर डाउट को, वेस्टर्न फिलोसफी से यदि आपका कोई भी डाउट हो तो बेधड़क अस्वस्थ होके पूछिएगा। हम उसके सारे आयाम का स्पष्टीकरण करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इन चीजों को हम देखेंगे। आगे क्या थे? बेंथम के अनुसार, अब बेंथम के सुखवादी विचारधारा का आया है। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसका आंसर करें। रेणु जी इसका आप आंसर करें इस क्वेश्चन का। बढ़िया लगा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। इसका आंसर करें।
कह रहा है कि बेंथम के मतानुसार कर्म का परिणाम ही उसके अभिप्राय का परिचायक है। कर्म का परिणाम ही उसके प्रयोजन का परिचायक है। कर्म की नैतिकता से प्रयोजन का कोई संबंध नहीं है। कर्म का आंतरिक पक्ष ही नैतिक निर्णय का विषय होता है। हमने अभी आपको इस चार्ट में पढ़ाया था। आपको एक सेकेंड, आप थोड़ा सा बाद में आई हैं, आपको एक चार्ट दिखाता हूं। आप ये चार्ट देखें, यहाँ पर आपको दिखा कि कर्म के परिणाम के आधार पर बेंथम है, गुण के आधार पर मिल है, नियम आदर्शता के पैमाने पर कौन है, तो वो है सिजविक है। इन सारे नियमों को हमने बखूबी देखने का प्रयास किया था, समझने का प्रयास किया था। इस आधार पर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा, कर्म का परिणाम ही उसके प्रयोजन का परिचायक है। कर्म के परिणाम ही उसके प्रयोजन का परिचायक है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यही है कि वह बी है। क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर है वह बी है, ठीक है। क्वेश्चन का इसका आंसर बी है, ठीक है। आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन का, फटाफट आंसर करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक निर्णय के संबंध में सही कथन क्या है? नैतिक निर्णय, बहुत अच्छा, ठीक ठाक पढ़ रही है लड़की। ईमानदारी से कहें तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए। उस चार्ट को जरूर बना लेना रेनू, ठीक है। आप चार्ट को बनाएंगी तो आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि आपके हर आयाम को समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब इसमें बताइए, नैतिक निर्णय के संबंध में सही कथन। नैतिक निर्णय बौद्धिक होते हैं। नैतिक निर्णय में नैतिक गुण होता है। नैतिक निर्णय केवल सही होता है। डी है, नैतिक निर्णय स्वयं भी नैतिक निर्णय का विषय होता है। इसका आंसर करें आप, इसका आंसर करें आप कि इसमें क्या चीजें आपको यथार्थ लगती है, ठीक है। बहुत सुंदर, देखो इस तरीके से चीजें होती है ना, तो हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस विषय वस्तु को। इसका आंसर करें, इसका आंसर करें। अंशु कहाँ रह गई? एक और भी डेली मेरी स्टूडेंट हैं जो डेली क्लास करती हैं, बेचारी आज संडे है, इस वजह से वह भूल गई, क्योंकि संडे को अक्सर मेरी क्लास नहीं होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नैतिक निर्णय के संबंध में सही कथन दीजिए। नैतिक निर्णय बौद्धिक होता है, नैतिक निर्णय नैतिक गुण होता है, सी या डी। तो इस प्रकार के जो आंसर है आप देखेंगे कि नैतिक निर्णय हमेशा बौद्धिक होता है, ठीक है। नैतिक निर्णय हमेशा क्या होता है? बौद्धिक होता है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वह ये होगा। नैतिक निर्णय के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? नहीं जी, ये गड़बड़ देती, ये गड़बड़ हो गया, इसको देखो, ये गड़बड़ हो गया, इसको देखो, इसको देखो, इसका आंसर देखो। यहाँ पर देखो, नैतिक निर्णय के संबंध में सही कथन है, नैतिक निर्णय बौद्धिक होते हैं, ठीक। अब यह है कि नैतिक निर्णय के संबंध में सही कथन नहीं है। ऐसे आते हैं तो अक्सर ये किताब में नहीं मिलता है, ऑटोमेटिक आदमी गलती कर बैठता है। इन किताबों को बहुत कम से क्यों, थ्योरी वाली चीजें ये किताबों में बहुत कम मिलती हैं। तो इसके हर आयाम को यही समझना ही इसकी प्रासंगिकता होगी, इसके अन्य आयाम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है कि नैतिक निर्णय के संबंध में सही कथन नहीं है। यह आचरण पर नैतिक आदर्श के दृष्टिकोण से निर्णय है। यह नैतिक तथ्यों की केवल व्याख्या नहीं है। यह आचरण के बारे में निर्णय है। यह मूल्यों का निर्णय है। इसमें 4 नियम है। इन चारों नियमों में से कौन सा होगा? इसको देखो, ये वाला समझ में आया ना
कि नैतिक निर्णय बौद्धिक होते हैं। ठीक है, नैतिक निर्णय क्या होते हैं? बौद्धिक होते हैं। इससे मिलता जुलता इसमें कोई क्वेश्चन है। देखो, नैतिक निर्णय हमेशा आचरण के निर्णय पर निर्भर करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साध्य लोक पूछ रहा है कि साध्य लोक में विश्वास करने वाले नीति शास्त्री कौन है? साध्य लोक में विश्वास करने वाले नीति शास्त्री कौन है जो साध्य लोक की बात करते हैं? इसमें एक चीज आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, आपको हर आयाम समझ में आ जाएगा। यूनान की फिलॉसफी, यूनान का दर्शन, पहले सुकरात थे। इन्होंने कहा था ज्ञान ही सद्गुण है। सद्गुण है। इसकी कमियों को दूर करने में प्लेटो आए। इन्होंने ज्ञान की आधार को ज्ञान का वास्तविक मापदंड प्रत्यय के आधार पर कर दिया। अर्थात प्रत्यय ही ज्ञान का वास्तविक मापदंड है। ज्ञान का लोक है, लोक है। और वास्तविक लोक की हर चीजें क्या हो गई रेनू? क्या तुझे समझ में नहीं आया? हमें थोड़ा सा सिंबॉलिक की चीजें नहीं समझ में आती है दोस्त, तो थोड़ा सा मैं तकनीकी रूप से वो चीजें नहीं समझ पाता हूँ, तो आप अभिव्यक्त कर लिख देंगे तो उन चीजों को हम जरूर समझ लेंगे। यहाँ पर इसको देखो, इसका आंसर आपने बहुत सही बताया है कि इसका आंसर जो है प्लेटो होगा। ठीक है, लेकिन प्लेटो प्रत्यय लोक के वासी थे। ठीक है, प्लेटो प्रत्यय लोक के आवासी थे, जबकि इसको साध्य लोक का पूछ रहा है। तो आप आधुनिक में आएंगे तो प्रत्यय लोक से ही निकला। कांट के दर्शन का यदि पढ़ेंगे तो वह साध्य लोक के वासी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, यानी प्लेटो प्रत्यय लोक के वासी पढ़ते हैं और प्रत्यय ही वास्तविक होता है। उसी के अनुरूप हम कोई भी विषय वस्तु देखते हैं तो सही और गलत निर्धारण होता है, लेकिन यहाँ पर कांट ही इसके यथार्थ लोक के वासी माने जाएंगे। नेक्स्ट है, कांट के अनुसार शून्य शुभ पुण्य है, लेकिन पूर्ण शुभ क्या है? पूर्ण शुभ क्या है? तो पूर्ण शुभ एक ही चीज है, और वो चीज क्या है? पूर्ण शुभ का मतलब है कि आपके अंतर्गत आनंद और सुख का योग होना चाहिए। एक ऐसा योग, एक ऐसा लोक जिसमें आनंद और पुण्य दोनों का योग हो, तो उस प्रकार के योग को क्या बोलते हैं? आनंद योग बोलते हैं। उस प्रकार की दशा को क्या बोलते हैं? आनंद। यानी कांट के अनुसार परम शुभ किसे कहते हैं? तो ईश्वर को। परम शुभ किसे कहते हैं? ईश्वर को। ईश्वर ही परम शुभ है। और परम शुभ ईश्वर में क्या क्या है? तो ईश्वर में सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद, तीनों का भाव है। जिस में सत्य चित्त आनंद का भाव हो उसी को कहते हैं सच्चिदानंद, और वही सच्चिदानंद का भाव ही
पूर्ण शुभ यानी पूर्ण ईश्वर के भाव को क्या करता है, मूल्यांकित करता है, दर्शाने का कार्य करता है। यानी अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर पूर्ण शुभ में यह दोनों भाव होता है। यानी पूर्ण शुभ क्या है, तो ईश्वर है, ईश्वर है। और ईश्वर में क्या है, सत्य चित्त आनंद, आनंद तीनों का भाव जहां निहित हो, सत्य चित्त आनंद तीनों का जहां भाव निहित हो, उसी को क्या कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। यानी एक ऐसा स्थान जहां पर सत्य और चित्त आनंद तीनों हो, उस स्थान को ही क्या कहते हैं, सच्चिदानंद, पूर्ण शुभ। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सच्चिदानंद कहते हैं, जबकि पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में उसे क्या कहते हैं, पूर्ण शुभ, ईश्वर, गॉड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कांट के संदर्भ में इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चीजें हैं, कांट के अनुसार अन्य व्यक्ति का प्रयोग हमें इनमें से किस रूप में करना चाहिए, साधन के रूप में, साध्य के रूप में। कांट के अनुसार, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि कांट के अनुसार अन्य व्यक्तियों का प्रयोग ये हमें इनमें से किस रूप में करना चाहिए, साधन के रूप में, साध्य के रूप में, साधन और साध्य दोनों के रूप में, न तो साध्य और न तो साधन के रूप में। समग्रता से यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखा जाए तो हमेशा अन्य व्यक्ति क्या करते हैं, किसी भी विषय वस्तु का साधन होता है, साधन के रूप में ही उसके हर भाव क्या होते हैं, आते रहते हैं। यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा देखिए, जैसे कांट की, आपको कांट के इथिक्स के सारे आयाम लगभग मैंने पढ़ा दिया है, उसमें बचा खुचा है तो कांट की नीति शास्त्र की केवल आलोचना बचा है। तो कल की क्लास में कांट के नीति शास्त्र की आलोचना के भाव बताऊंगा, लेकिन आज की चीजों में क्या है तो थोड़ा सा ये हम बता देते हैं। वैसे मैं प्रीवियस वीडियो में कांट की ये फिलॉसफी को पढ़ा चुका हूं कि कांट का जो नैतिक निर्णय के संदर्भ में अभिव्यक्ति है वह क्या है, वह हमेशा साधन और साध्य की पवित्रता के आधार पर साध्य को सर्वोपरि मानते हैं, साध्य को सर्वोपरि मानते हैं। इसीलिए इनको साध्य लोक का वासी भी कहा जाता है। जैसे आपने प्लेटो के संदर्भ में देखा, कि प्लेटो को प्रत्यय लोक का वासी कहा जाता है। प्लेटो को प्रत्यय लोक का वासी कहा जाता है, उसी तरीके से इन्हें साध्य लोक का वासी कहा जाता है। जिस प्रकार से इनको कल मैंने पढ़ाते वक्त एक और नाम बताया था कि जिस प्रकार से फिजिक्स को व्यवस्थित करने में न्यूटन का योगदान है, उसी तरीके से पाश्चात्य जगत के नीति शास्त्र को व्यवस्थित करने का काम प्लेटो ने, कांट ने किया था। इसीलिए कांट को नीति शास्त्र का न्यूटन भी कहा जाता है। कांट को एक और नाम से जाना जाता है,
नीति शास्त्र का न्यूटन भी कहा जाता है। तो इन सब विषय वस्तुएं बहुत मायने रखती है। छोटी छोटी चीजें अक्सर पूछ देता है, उसमें आदमी 90% चीजें गलत करके आता है। तो इन विषय वस्तुओं को ध्यान से समझना, जानना बहुत जरूरी है कि क्यों कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने नीति शास्त्र को व्यवस्थित करने का काम किया। जिस तरीके से एक अवधारणा है कि पहले कॉपरनिकस से पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी सारे सौर मंडल का केंद्र है। उसी तरीके से इसको गलत सिद्ध करके कांट ने कहा, कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं, सूर्य ही केंद्र में स्थित रहता है, पृथ्वी भी एक ग्रह है जो उसका चक्कर लगाता रहता है। तो जब आमूलचूल परिवर्तन करने की बात करेंगे तो समाज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो समाज उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो उसे वह मानी नहीं। तो उनको लगभग 20 सालों तक जेल का हवाला सहना पड़ा। इसी वजह से यदि देखा जाए तो इसमें एक कांट ने भी परिवर्तन किया। उस आधार पर देखा जाए तो इसका ये करेक्ट आंसर इसीलिए कहा गया है कि वह साध्य लोक में साधन के रूप में नहीं, अन्य व्यक्तियों को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कांट के अनुसार कठोरतावाद को कहा जाता है। कठोरतावाद क्यों कहा जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। कठोरतावाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि कर्मवाद की चरमोत्कर्ष कहीं प्रकाष्ठा दिखाई पड़ती है। कर्म की चरमोत्कर्ष प्रकाष्ठा किसी के दर्शन में दिखाई पड़ती है तो वह है कांट के दर्शन में। इनका जो एथिक्स के संदर्भ में स्टेटमेंट है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, यानी कहने का तात्पर्य है कि ड्यूटी फॉर ड्यूटी का जो कंसेप्ट है वह कहीं ना कहीं किस आधार पर आधारित है। यदि आप किसी का मदद करुणा, दया, प्रेम भाव से भी कर देते हैं तो उसे ये कहते हैं कि वह यथार्थ कर्म नहीं है, कर्मवाद का वास्तविक पैमाना नहीं है। यानी इनके कर्मवाद में वास्तविकता का पैमाना बहुत मायने रखता है, बहुत व्यापक होता है। उसके अन्य आयाम को सभी रूप में समझने जानने के संदर्भ में, यानी कहने का तात्पर्य यही है कि कर्म में पूरी तरीके से संन्यासवाद की अवधारणा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, समुचित रूप से रहना, यही में है सबका खैर। ये जो भाव है कांट ने उसको निर्धारित करके बखूबी इन्होंने मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है कांट के कर्तव्य के लिए कर्तव्य की तुलना, इसमें से किसमें की जाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कांट के ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, यह पूछा गया है शायद 2012 में यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यानी किस सिद्धांत से की जाती है? स्थिति प्रज्ञ से, कर्म से, ज्ञान योग से, निष्काम कर्म से, निष्काम कर्म योग से। अब श्रीमद् भगवत गीता का निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म क्या है कि बिना फल की इच्छा रखे, ईश्वर की समर्पण भाव से
कर्म कहलाता है। निष्काम कर्म किसे कहते हैं? निष्काम कर्म की क्या मापदंड होता है, किन आधारों पर वह निर्धारित किया जाता है, तो उसको यहाँ पर दर्शाया गया है ड्यूटी फॉर ड्यूटी में कि यहाँ पर निष्काम कर्म से है फल की इच्छा। लेकिन कांट की ड्यूटी फॉर ड्यूटी इससे भी ऊपर का लेवल है, इसमें समानता अवश्य है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय दर्शन में कांट किसी से प्रभावित है तो वह है श्रीमद् भगवत गीता के निष्काम भाव से। निष्काम भाव गीता का यदि थोड़ा सा विवरण दिया जाए तो कहा जा सकता है कि महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है, 18वें अध्याय के रूप में इसमें है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए हुए हैं। इसके साथ इसमें 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में से प्रथम 6 अध्याय में कर्म योग की प्रधानता का भाव दिखाई पड़ता है, मध्य के 6 अध्याय में भक्ति योग का और लास्ट के 6 अध्याय में ज्ञान योग का निर्धारण होता है। तो इन विषय वस्तुओं को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है 28। यदि कोई व्यक्ति दया की भावना से किसी रोगी की सेवा करता है तो कांट के अनुसार वह कर्म इनमें से किस में आएगा? नैतिक में आएगा, नैतिक नहीं होगा, अनैतिक होगा, नीतिक शून्य होगा। तो ये कहते हैं कि देखो, यदि आप किसी की मदद इस दया करुणा प्रेम के भाव से कहते हैं तो वह नैतिक कर्म हो ही नहीं सकता। इस प्रकार के कर्म को हम नैतिक कर्म नहीं मान सकते हैं। तो इस प्रकार के कर्म को क्या कह सकते हैं? वह अनैतिक कर्म भी नहीं है, यह कर्म नैतिक नहीं है बल्कि व्यवहारिक कर्म है। व्यवहारिक कर्म है जो मनुष्य के सेवा समर्पण भाव से किया गया है। मनुष्य की भलाई के लिए किया जाने वाला जो कर्म है उसे हम क्या कहते हैं? नैतिक कर्म के अंतर्गत रखते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, जो भी कमेंट हो जरूर पूछें, जो भाव आपको न समझ में आए जरूर बताएं। लगभग हमने 1 घंटे के अंतर्गत इसके लगभग 28 क्वेश्चन किया। इसके अंतर्गत अन्य क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो वह किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, हम उनकी प्रकृति को भी देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या क्या है उन चीजों को हम देखते चलते हैं। ठीक, कांट ने इनमें से किसके पूर्ण विनाश पर बल दिया है? कांट ने इनमें से किसके पूर्ण विनाश पर बल दिया है? संवेग पे, भावनाओं के, विचार के, बुद्धि के। तो ये हमेशा कहते हैं कि इंसान को कभी भी भाव में आकर गलती नहीं करना चाहिए। मतलब इमोशन, भावनाओं को नियंत्रित करने की वकालत करते हैं। और जब भावनाओं का नियंत्रित करने की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांट से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कांट अभी हाल ही में मैं 2-3 दिन पहले कांट से सारे आयाम को मैंने पढ़ाया है। तो इस वजह से कांट के अन्य आयाम से संबंधित क्वेश्चनों को हल करना बहुत जरूरी हो जाता है। कांट के अनुसार कोई भी कर्म उचित होता है जब कर्तव्य के लिए किया जाता है, सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है, आनंद के लिए किया जाता है, सुख और आनंद के लिए किया जाता है। यानी आप इनके स्टेटमेंट को देख लेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा। कर्तव्य के लिए कर्तव्य, यानी जो कर्म किए जाते हैं किसके लिए किया जाता है? कर्तव्य के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसका ए आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है नैतिक नियम के पीछे जो संकल्प होता है, नैतिक नियम के प्रति जो संकल्प होता है कांट के अनुसार इनमें से होता है स्वतंत्र परतंत्र दोनों, इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, नैतिक नियम के संदर्भ में जो संकल्प की स्वतंत्रता होती है वह पूर्ण होती है, उसी भाव को जानना समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कांट के अनुसार नैतिक नियम इनमें से नहीं होता है, स्वतः स्पष्ट बौद्धिक प्रागनुभविक अनुभवजन्य। यहाँ से पूछ रहा है कि कांट के अनुसार नैतिक नियम इनमें से नहीं होता है, स्वतः स्पष्ट बौद्धिक प्रागनुभविक अनुभवजन्य। तो अनुमान जन्य नहीं होता है, अनुमान जन्य के अंतर्गत इन निर्णयों को शामिल नहीं किया जाता है। तो इन चीजों को जरूर देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिए आगे। कांट ने नैतिक नियम के आदेश कहा जो किसी तथ्य की अभिव्यक्ति नहीं करता है। कांट ने नैतिक नियम को आदेश कहा है। नैतिक नियम एक प्रकार का आदेश है, और कैसा आदेश है तो मैंने कल पढ़ाया था, अहेतुक आदेश। मैंने कल चार्ट में पढ़ाया था कि आदेश 3 प्रकार के होते हैं। सार्वभौमिक आदेश, दूसरा व्यवहारिक, और तीसरा अहेतुक आदेश। मैंने ये भी बताया था कि इन दोनों को सहेतुक हेतुक आदेश भी कहा जाता सहेतुक आदेश भी कहा जाता, सहेतुक आदेश भी कहा जाता है। ठीक है, सहेतुक आदेश भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है सापेक्ष आदेश, निरपेक्ष आदेश, सापेक्ष और इसमें से, यानी सहेतुक आदेश है वह एक प्रकार से जो निरपेक्ष आदेश है उसी को अहेतुक आदेश भी कहा जाता है। निरपेक्ष आदेश को ही अहेतुक आदेश भी कहा जाता है। तो निरपेक्ष आदेश क्या होता है, तो एक प्रकार से अहेतुक आदेश होता है, उसमें किसी भी प्रकार की भावनाओं का समन्वय नहीं होता है, संचालन नहीं होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह भी है। कांट के नैतिक विचारों को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? कांट के नैतिक विचारों को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? वैधानिक नीति शास्त्र में, प्रयोजनवादी नीति शास्त्र में, तार्किक नीति शास्त्र में, नियम उपयोगितावादी नीति शास्त्र में। तो जो कांट के विचार हैं वह एक प्रकार से प्रयोजनवादी नीति शास्त्र है, जो उद्देश्य की पूर्ति के अन्य भाव का पूर्णता से संयोजन करते हैं। नेक्स्ट है कांट के अनुसार, पूरी कांट के जितने भी प्रश्न हैं वो एक जगह हैं। कांट के अनुसार इच्छा स्वतंत्र असंभव है, अस्पष्ट है, नैतिकता को एक अनिवार्य मान्यता है, यह एक अनुभवाश्रित सत्य है। तो एक चीज जान लीजिए कि कांट के अनुसार इच्छा स्वतंत्रता का जो भाव है वह नैतिकता का वास्तविक मापदंड है। यानी नैतिकता की जो यथार्थता निर्धारण होता है वह किस आधार पे होता है?
वह किस आधार पर होता है, तो वह है नैतिकता को एक अनिवार्य रूप में, नैतिकता को एक अनिवार्य रूप में निर्धारित करने के संदर्भ में होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि कांट के अनुसार, ये हो गया है, 2 बार लिखा आ गया है टाइप, इस विश्व में या इससे बाहर कोई भी वस्तु ऐसी नहीं हो जो बिना किसी शर्त के शुभ हो सके। कहने का ध्यान से समझिएगा, इस विश्व में या इससे बाहर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बिना किसी शर्त के शुभ हो जाए, सिवाय शुभ संकल्प के। तो जो शुभ संकल्प की स्वतंत्रता का भाव है, जिसमें इच्छा की यथार्थता का पैमाना तय किया जाता है कि हमारी इच्छा तो हो लेकिन सर्व कल्याण की इच्छा हो, नैतिक पूर्ति के भाव को संजोने का मापदंड हो, तो उस प्रकार की इच्छा भाव को ही यथार्थता में हम स्वतंत्र संकल्प की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखते हैं। यानी मापदंड ऐसा होना चाहिए, हम किसी भी विषय वस्तु की इच्छा करते हैं, सपोज दैट आप इच्छा करते हैं किसी विषय वस्तु को पाने की, वह एक, ये मान लीजिए एक मार्कर है, मार्कर को पाने की आप इच्छा करते हैं, तो मार्कर को पाने के लिए इसमें स्वार्थ होगा कि इससे हम ये काम करेंगे, तो वह सही नहीं होगा। मार्कर को पाने से आपको धन की लोलुपता होगी, तो वह इच्छा सही नहीं होगी। यानी वासनात्मक पूर्तियों के लिए, अर्थ के उद्देश्य से या स्वार्थ हित में होने से यदि करते हैं मार्कर का यूज, तो यह सही नहीं है। तो आखिर किस आधार पर मार्कर के यूज को हम सही सिद्ध कर सकते हैं कि हमारी जो संकल्पना है, स्वतंत्रता है, वह किस पे? यानी हम मार्कर से ये सोचकर पढ़ाते हैं कि विश्व का कल्याण होगा, सभी दर्शन के विद्यार्थियों का कल्याण होगा, उससे हमें 1 रुपये नहीं चाहिए, उससे हमें एक सुख की प्राप्ति न हो। तो इस प्रकार के संकल्प की स्वतंत्रता को हम किसके अंतर्गत शामिल करते हैं? तो वो नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इसी प्रकार की स्वतंत्रता को कांट ने कहा था निरपेक्ष स्वतंत्रता, निरपेक्ष नैतिकता के भाव की स्वतंत्रता। कहने का तात्पर्य यही है कि निरपेक्ष नैतिकता के भाव की स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि स्वतंत्र संकल्प, जिसमें सर्व कल्याण की भावना से होने वाला जो संकल्प है, उसी को हम क्या कहते हैं? नैतिक संकल्प कहते हैं। यानी यहाँ पर कांट का ये स्टेटमेंट है, पूरी की पूरी कांट की आइडियोलॉजी ही इस पे डिपेंड है कि जब तक हमारा संकल्प शुद्धिकरण नहीं होगा, सही नहीं होगा, तब तक हम कोई भी विषय वस्तु देखते हैं, सपोज दैट इस मार्कर को ही देखते हैं, तो हमारी दृष्टि में कहीं ना कहीं खोट होगा। कहने का तात्पर्य है कि नजरिया बदले, नजर बदलो नजरिया बदलेगी, नजर बदलो नजरिया बदलेगी, और नजरिया से तुम्हारा व्यक्तित्व बदलेगा। ये भाव कहीं दिखाई पड़ता है तो वह कांट के मूल दर्शन में, कोर दर्शन में। इसका जो वर्णन मिलता है, इनकी पुस्तक है क्रिटिक्स ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, कल रीजन में है, और कुछ आयाम मेटाफिजिक्स, फिजिक्स ऑफ मोरल्स में है, मोरल्स में है। ये इनकी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। अक्सर किताबों का नाम एग्जामों में पूछ देता है, तो यहाँ जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कि मेरी कर्तव्यता अतः मैं कर सकता हूँ, यह किसका है? तो देखो यहाँ पर एक आता है आई थिंक therefore I, और आई कैन, मैं, मेरी कर्तव्यता। ये जो स्टेटमेंट है वह डेकार्त का है, डेकार्त का है, जिसको हमको वेस्टर्न फिलॉसफी
वेस्टर्न फिलॉसफी में बुद्धिवादी विचारकों के अंतर्गत पढ़ना होता है। विचारकों के अंतर्गत पढ़ना होता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मेरी कर्तव्यता किसका है, तो यहाँ करेक्ट आंसर है मेरी कर्तव्यता का। माई ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट टू अदर थिंग्स, इट डिपेंड्स अपॉन द आइडियोलॉजी ऑफ कांट, नॉट एनी अदर थिंग। देयर आर थ्री अनदर्स objective portions, CGV, Karastu and Mills, but this question answer will be decided by the statement of Kant principle, duty for duty, कर्तव्य के लिए कर्तव्य की, इस सिद्धांत पर आधारित है जिसमें स्वतंत्र संकल्पना दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द मेन थीम ऑफ कांट इथिक्स, यानी कांट के नीति शास्त्र का विचार क्या है। व्हाट इज द मेन आइडिया of Kant ethics? This is the first and main statements of Kant ethics. Duty for duty is the main principle of all dimensions of ethical value, included in the main principle duty for duty. That's why this is the main principle depends upon your intellectual intuition, अंतः प्रेरणा। इन हिंदी में कहते हैं अंतः प्रेरणा के द्वारा, यानी नैतिकता का जो निर्धारण होता है हमारी अंतः प्रेरणा के द्वारा होता है, आंतरिक भाव के द्वारा होता है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये सही है ये गलत है। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर इंट्यूशन, अंतःकरण के ही आधार पर हर विषय वस्तुओं का निर्धारण होता है। यानी यहाँ पर अनुभववादी नहीं, अनुभववादी एक पक्ष होता है। कांट ने स्वीकार किया है, यदि इनको कांट को हम कहते हैं समीक्षावादी, समीक्षावादी दार्शनिक। समीक्षावादी दार्शनिक, तो हम थोड़ी सी एक चीज समझते हैं कि आखिर कांट को किन आधारों पर हम समीक्षावादी दार्शनिक कहते हैं, क्या क्या मापदंड हैं जिनके आधार पर इन्हें समीक्षावादी कहा जाता है। तो उसकी कुछ बेसिक चीजें हैं, और वह बेसिक चीज क्या है कि देखो इनसे पूर्व दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा को बुद्धिवाद कहते हैं और दूसरे को अनुभववाद कहते हैं। बुद्धिवाद क्या है कि बुद्धिवाद की जो आइडियोलॉजी है वो कहती है कि ज्ञान हमारे बुद्धि द्वारा आता है, यानी ज्ञान की जो सामग्री होती है उसका निर्धारण किससे होता है, बुद्धि के द्वारा होता है, यानी बुद्धि ही मेन होती है। इस विचारधारा में तीन विचारक हैं, डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, इसीलिए इसे कहते हैं DSL, डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज। ये काम खत्म। दूसरा एक पक्ष है जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 3 प्रोफेसर, फिलोसफी के 3 प्रोफेसर हैं, जो इन्होंने लोकतंत्र की उदारवादी विचारधारा या लोकतंत्र के यथार्थवाद का प्रगाढ़ता प्रदान की। उसमें लॉक, बर्कले, ह्यूम का नाम सर्वोपरि रूप से लिया जाता है। बर्कले को एक नाम से प्लेटो का मानस पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्ययवाद की अवधारणा से बर्कले बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वह कहते हैं कि यदि फिलोसोफर बनना है तो प्लेटो को पढ़ना पड़ेगा, प्लेटो को जानने बगैर तुम फिलोसोफर नहीं बन सकते हो। मैं एक दार्शनिक हूँ, एक फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ, एक फिलोसोफर हूँ, तो मेरी आइडियोलॉजी तब तक सही नहीं हो सकती है जब तक हम प्लेटो को न समझे, न जाने। और प्लेटो की एन वाइट हेड एक फिलोसोफर हुए हैं कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी में, उन्होंने तो यहाँ तक एक पीढ़ी हद तक जाके कह दिया कि प्लेटो ही फिलॉसफी है और फिलॉसफी ही प्लेटो है।
इन्हीं विचारधाराओं से एक आइडियोलॉजी प्रभावित थी जिसे कहते हैं अनुभववाद। अनुभववाद क्या कहता है कि अनुभववाद कहता है कि ज्ञान किससे प्राप्त होता है, तो अनुभव से प्राप्त होता है। ज्ञान की सामग्री किससे प्राप्त होता है, तो अनुभव से। जैसे मान लीजिए कि यह मार्कर हमें हमारी आंख से दिख रहा है, तो इस मार्कर को देखने में हमारी आंख भाग ली, पकड़ने में हमारा हाथ भाग लिया, इसको सोचने में हमारी 4 इंद्रियां भाग ली। तो इन 5 इंद्रियों से जो सामग्री मिली, जो इसे मैटर मिला, वह किसके पास जाता है, तो वह मन के पास जाता है। मन क्या करता है, उसका विश्लेषण करता है, और विश्लेषण करके जो ज्ञान देता है वही यथार्थ ज्ञान होता है। यह बुद्धि अनुभववादियों का था कि अब एवरीथिंग, ज्ञान की जो प्रकृति होती है वह अनुभव पर होती है। तो कांट ने कहा कि नहीं, न तो पूरी तरीके से ज्ञान बुद्धि पे आधारित होती है, न अनुभव पे आधारित होती है, यह दोनों के भाव पर निर्भर करती है। यानी बुद्धि, अनुभव के बिना बुद्धि लंगड़ी है। इन्होंने तो यहाँ कह दिया कि अनुभव के बिना बुद्धि लंगड़ी है, और बुद्धि के बिना अनुभव बेकार है, अंधा है। यदि आपके पास बुद्धि न हो, आपके पास किसी भी विषय वस्तु का कितना भी बड़ा अनुभव हो, तो वो बेकार है, किसी जगह यूज नहीं हो सकता है। और आपको खूब अनुभव हो, आपके पास बुद्धि ही न हो, तो आप बेकार हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि व्यवहारिक में कांट ने एक ऐसे विचारक हुए जो वर्षों की झगड़ा चले आ रहे 2 विचारधारा में, अनुभववाद और बुद्धिवाद को समाप्त करने का काम किया, एक आमूलचूल सार्वभौमिक प्लेटफॉर्म देने का काम किया, और उसी को क्या कहते हैं, बुद्धिवाद प्लस अनुभववाद के समन्वय का सम्मिश्रण। ठीक, तो इसलिए इसमें देखा जाए तो ये दोनों के भाव को मानते हैं। दार्शनिक अंत अनुभूति का, अंत अनुभूति में दोनों भाव होते हैं, यानी आपके ज्ञान का भी भाव होता है और उसमें आपके अनुभव का भी भाव होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अनुभव दोनों के सहयोग से ही सारी विषय वस्तुएं एक साथ चल सकती हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी है। नेक्स्ट है कि कांट के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण 2 भागों में, ठीक है, बाह्य वर्गीकरण इनमें से कौन से हैं, 2 भागों में किया जाता है। उसमें से यह 2 भाग क्या है, तीव्र व मंद बुद्धि नहीं, साधारण और असाधारणवाद नहीं, शुद्ध और अशुद्धवाद नहीं, शुद्ध और व्यवहारिकता के आधार पर। यानी जो मापदंड तैयार किए जाते हैं, पैमाना तय किए जाते हैं, वह 2 आधारों पर आधारित दिखाई पड़ता है। वह आधार कौन कौन से हैं, तो उसमें 2 आधार, पहला एक आधार क्या है, शुद्ध बुद्धि एवं व्यवहारिकतावाद। एक है, एक महात्मा को लोगों को मनाई करने सुख प्राप्ति होती है। कांट के अनुसार इस सवार के कार्य को क्या, देखो ये ना थोड़ी सी मात्रात्मक त्रुटियां हो गई, ये स्वार्थ होगा, स्वार्थ के कार्य को क्या कहते हैं, बारे हमारे टाइपिस्ट साहब महोदय। एक महात्मा को लोगों को मनाई करने के सुख की प्राप्ति होती है। कांट ने इस प्रकार के चीजों को क्या कहा, नैतिक कहा, नैतिक नहीं माना, नैतिक कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता, कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं, देखो इस प्रकार की अवधारणाएं नैतिक नहीं हो सकती हैं, इस प्रकार की जो अवधारणाएं हैं नैतिक नहीं हो सकती हैं। वह किसके आधार पर हो सकती हैं आधारित, तो वह व्यवहारिकता के आधार पर आधारित हो सकती हैं। तो इसलिए इसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है, यानी नैतिक नहीं व्यवहारिक है। ऐसा प्रश्न इससे मिलता जुलता प्रश्न व्यवहारिक है, पीछे आया था, मैंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तव्य के लिए कर्तव्य।
सच में बहुत गड़बड़ी। कर्तव्य का सिद्धांत किसका है? मिल का, बेंथम का, हेगल का, कांट का। तो यह चीजें क्या है? डी, कांट का है। नेक्स्ट है, कांट ने अपनी नीति शास्त्र में कुछ नकारात्मक की स्थापना तो की, इनमें से कौन का नियम का, ये मैं क्या बोलूं इनको। कांट ने अपनी नीति शास्त्र में कुछ मौलिक नियमों की, यानी इसको नैतिक नियम भी कहा जाता है। नैतिक, क्वेश्चन मुझे याद है, नैतिक नियमों की स्थापना किया, इनमें से कौन से नियम नहीं है? तो उसमें से इन्होंने 3-4 नियमों की स्थापना की है, उसमें से कौन सा ऐसा नियम नहीं है? सार्वभौम की नियम का है, नवीनता के साध्य को समझो, ये भी है, साध्यों के साम्राज्य के सदस्य के रूप में, यही है, अपने शुद्ध के कम करो, ये नहीं है। यह 4 नियम है, उसमें से ये नियम नहीं है जिसके अंतर्गत इन विषय वस्तुओं को शामिल किया जाए। कहने का तात्पर्य है कि इन सभी विषय वस्तुओं पर सूक्ष्मता से इसके सारे आयाम को समझना बहुत जरूरी है। बिना इसके समझे हम इसके आयाम को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन विषय वस्तुओं को हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह क्या है और किस तरीके से इन विषय वस्तुओं का मूल्यांकन किया गया है। अब ध्यान से देखें, नेक्स्ट है, कांट के नीति शास्त्र को क्या कहा जाता है? आत्मविरोधी नहीं, सुखवादी या नुखवादी नहीं है, सुखवादी है, सुखवादी है, कठोरता नहीं, कठोरतावादी। ठीक है, विकासवादी। तो इसके करेक्ट आंसर है कठोरतावादी। इसका जो आंसर है वह कठोरतावादी है। नेक्स्ट है, कांट के नीति शास्त्र में गजब की गलती। नीति शास्त्र की तुलना किस भारतीय विचारधारा से की जाती है? तो मैंने अभी बताया था कि कांट के जो मेन सिद्धांत है वह ड्यूटी फॉर ड्यूटी पर आधारित है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, और कर्तव्य के लिए कर्तव्य की भावना किस पर आधारित है? तो वह है निष्काम कर्म पर। और निष्काम कर्म की अवधारणा भारतीय दर्शन में किस ग्रंथ से मिलती है? भारतीय दर्शन के किस ग्रंथ से मिलती है? तो वो है श्रीमद् भगवत गीता से मिलती है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे उससे निकलता हुआ हम कोशिश यही करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे तो उसके सारे आयाम को अन्य आयाम से समझा दे कि आगे के जो भी भाव आए वह एक के बाद एक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पे विकल्प है जिसमें गीता है, उपनिषद है, वेद है, न्याय दर्शन है। तो श्रीमद् भगवत गीता में निष्काम भाव की है। इसके बाद गीता में 3 चीजें बहुत है। पहला निष्काम कर्म, दूसरा स्थिति प्रज्ञ की अवस्था, तीसरी सर्व कल्याण की भावना, सर्व कल्याण की भावना, चौथी ज्ञान योग, भक्ति योग को बढ़ावा देना। इन चारों विषय वस्तुओं पर आधारित श्रीमद् भगवत गीता होती है। गीता में मैंने बताया 18 अध्याय है। इसको 3 भागों में बांटा जाए, 0 से 6 कर्म योग, 6 से 12 भक्ति योग,
बहुत लाजवाब चीज है। 12 से 18 ज्ञान योग। यदि इस योग के आधार पर पढ़ाई पढ़ा जाए तो जीवन में कभी असफल नहीं होया जा सकता है। यह योग का मापदंड केवल और केवल भगवत गीता में ही मिलता है। इसके सिवा जिसको विश्व के सभी लोग फॉलो करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ई हो जाएगा। इन चीज़ों को जरूर नोट कर लें, क्योंकि भविष्य में भगवत गीता से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इन विषय वस्तुओं से उठाया जा सकता है, इन्हीं से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक युग्म अंत अनुभूतिवाद का समर्थक नहीं है। अंत अनुभूतिवाद का समर्थक नहीं है। तो अंत अनुभूति मतलब इंट्यूशन के आधार पर, अंत प्रेरणा के आधार पर वह आधारित नहीं है। और जब कोई भी विषय वस्तु अंत प्रेरणा के आधार पर नहीं है तो कहीं ना कहीं बाहरी प्रेरणा के आधार पर होगी, और जो बाहरी प्रेरणा के आधार पर होगी उसमें बाहरी विषय वस्तुएं होंगी। तो इसमें दो नाम आपको दिखता होगा, बेंथम और मिल का। तो बेंथम और मिल एक ऐसे विचारक हैं जो पूरी की पूरी तरीके से किस पर आधारित है, तो अंतःप्रज्ञावाद के न होकर भौतिकतावाद के आधार पर आधारित है। यानी भौतिक सुख ही जीवन का सुख है। मतलब जब तक जियो तब तक मौज मस्ती करो, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। आप ये देखेंगे कि यूरोप की जो कल्चर है, यूरोपियन जो संस्कृति है वह इसी पे डिपेंड करती है। माँ बाप कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जिस तरीके से जिंदगी जीना है जिए। इसीलिए जैसे भारत में आप देखेंगे तो भारत में किसी व्यक्ति, किसी लड़के या लड़के का नाम या लड़की का नाम पिता के नाम से लिया जाता है कि हम ये व्यक्ति इनके पिता हैं, यानी पिता के बेटे हैं। जबकि वहां पर आपकी पहचान माता से होती है। बाप बदलते रहते हैं, माँ होती है, एक होती है। अच्छा, तुम्हारी माँ का क्या नाम है, यानी तुम्हारी ओरिजिन कौन है, हु इज योर ओरिजिन फॉर्म, तो उसको निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। तो वहां पर आप देखेंगे कि जेनेटिकली जो चीजें हैं उसको वह कंप्लीट करती है। यानी यहाँ पर देखें, बेंथम और मिल की जो आइडियोलॉजी है वह पूरी तरीके से उपयोगितावाद, सुखवादी भौतिकतावाद पर आधारित है, जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के भाव को समाप्त करके, आंतरिक भाव को समाप्त करके भौतिकता की तरफ अग्रसर करती है, जहां पर संपूर्ण वेस्टर्न फिलॉसफी के अन्य आयाम निर्भर करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम उस पे भी देखेंगे कि आखिर वह भाव क्या है। अंतःकरण में कभी भी भूल नहीं होती है, यह कथन किसका है? अंतःकरण के द्वारा कभी भी भूल नहीं होती है। तो यह जो फिलॉसफी है वह पूरी तरीके से मार्टिन का, क्लार्क का, कांट का या सिजविक का, तो यह सिजविक की है अंतःकरणवाद, ठीक है। अंतःकरण या इसको बुद्धि मूलक फिलॉसफी भी कहते हैं। बुद्धि बौद्धिक उपयोगितावाद, परोपकारवाद, कारवाद, अंतःकरणवाद, कारणवाद, नियम संबंधी उपयोगितावाद। इन अनेक नामों से इनके भाव को बांटने जानने का प्रयास किया जाता है। तो इन चीजों को हम देखते चलेंगे, समझते चलेंगे कि आखिर वह क्या है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, वर्तमान न्यूनतम सुख का परित्याग करना चाहिए यदि इनमें से भविष्य में अधिक सुख मिलने की संभावना हो। यानी हर्बर्ट स्पेंसर ने इस प्रकार की अवधारणाएं दी है कि यदि किसी क्षणिक सुख से बड़ा सुख मिलता है, यदि क्षणिक दुख से कोई बड़ा सुख मिलता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं यही व्यवहारिकता है, व्यवहारिकता के आदर्शात्मकता का यही यथार्थ भाव है कि आपको इन विषय वस्तुओं को एक्सेप्ट करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है, कांट के अनुसार नैतिक कर्तव्य है, देवी आदेश है, शुद्ध तर्क का आदेश है, अंतः प्रज्ञा का आदेश है या बहुमत से निर्धारित आदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, या अंतः प्रज्ञा के आधारित आधार हैं जो अंतः प्रज्ञा पर आधारित दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब इसके अन्य आयाम देखेंगे। नैतिक नियम को कांट ने कहा एक आदेश तथ्य की अभिव्यक्ति, सापेक्ष या औपाधिक, इसमें से जो है कि वह एक प्रकार का आदेश है जिसे अहेतुक आदेश, जिसे आम बोलचाल की भाषा में निरपेक्ष आदेश भी कहा जाता है। अहेतुक आदेश भी कहा जाता है। तो इन विषय वस्तुओं को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांट ने इनमें से किसे नैतिक आदेश माना? संकल्प को, शुभ संकल्प को, शुभ संकल्प के निरपेक्ष आदेश को या आदेश को? तो इन भावों को समझना कि शुभ संकल्प के निरपेक्ष आदेश को ही इन्होंने क्या माना, शुभ संकल्प के निरपेक्ष आदेश को ही इन्होंने नैतिक आदेश के रूप में स्वीकार किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांट ने अंतःकरण के नियम को नैतिक मापदंड कहा। यह विचार विषय वस्तु है वैधानिक आचार शास्त्र, प्रयोजनवादी आचार शास्त्र, संयोगवादी नीति शास्त्र, वर्णात्मक नीति शास्त्र। तो अंतःकरण की जो भाव से भावित आदेश है उसे हम क्या कहते हैं? प्रयोजनवादी आचार शास्त्र का भाव। तो इसे समझना जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, कांट के अनुसार नैतिक नियमों का ज्ञान हमें होता है सामान्य बुद्धि से, अंतःकरण से, अनुभव से, अनुमान से। कांट के अनुसार नैतिक नियमों का ज्ञान हमें होता है, वो किससे होता है? अंतःकरण से। अंतःकरण के द्वारा ही हमें या किसी भी विषय वस्तु का यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसे जानना समझना बहुत जरूरी है। बिना इन्हें समझे, बिना इन्हें जाने हम इसके यथार्थ भाव को नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, कांट के अनुसार नैतिक कर्म का मापदंड है किसी समाज द्वारा परिलक्षित कर्तव्य, प्रासंगिकता, औचित्य, औदित्य ने सर्वव्यापकता। ठीक है, तो इसकी क्या है? सर्वव्यापकता के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि वह सही है या गलत है। नेक्स्ट है, कांट की नीति शास्त्र से संबंधित कथन नहीं है। तर्क बुद्धि मानव जीवन का नियामक तत्व है। नैतिक नियम व्यक्ति के लिए न कि व्यक्तिक नियमों के लिए है। बुद्धिमान का सद्गुण से कोई संबंध नहीं होता है। पूर्ण सुख सद्गुण एवं सुख के परस्पर समन्वय के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह तर्क बुद्धि मानव के जीवन का एक नियामक है, स्थान है। ठीक है, नहीं वो डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा मैचिंग का क्वेश्चन। इस समय इसके प्रावधान अब थोड़े से कम होते जा रहे हैं, इनको देखना बहुत जरूरी है। यानी कांट के अनुसार सुख परम साध्य नहीं होता है। कांट
कांट के अनुसार सुख परम साध्य नहीं होता है, अर्थात सुख होता क्या है? कांट के अनुसार सुख होता क्या है? वह अहंकार का एक प्रकार हो सकता है? नहीं। एक अन्य के लिए अनुचित हो सकता है? नहीं। यह अनैतिक हो सकता है? यह निरपेक्ष आदेश के संयुक्त रख सकता है? नीचे दिए गए। तो देखो, कांट के सुख परम साध्य नहीं हो सकता है जिसमें अहंकार एक प्रकार हो, ठीक है। अनैतिक यानी एक तो फिक्स है, एक तो होगा ही होगा, और दूसरा क्या हो, अनैतिक न हो। एक और तीन यानी विकल्प नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इस विश्व में या इससे बाहर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके बिना किसी शर्त के शुभ कहा जा सके सिवाय शुभ संकल्प के। यह कथन किसका है? स्पेंसर का, हचिसन का, कांट का और क्लार्क का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, कांट का। कांट के अनुसार अपूर्ण कर्तव्य अपूर्ण है क्योंकि उन्हें संकल्प से प्रकृति के स्वाभाविक नियम नहीं बनाया जा सकता है। यह भी बात सही है। वे स्व-विषयक होते हैं, यह भी सही है। पूर्ण कर्तव्यों के द्वारा उनकी अवहेलना की जा सकती है, ये निर्धारक परिप्रेक्ष्य नहीं होते हैं। अपूर्ण कर्तव्य क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें सार्वभौमिक संकल्प के संकल्पना से नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, कांट के निरपेक्ष आदेश की व्याख्या दी जा सकती है। हमें करना चाहिए क्योंकि स्वयं में शुभ है। तो यहां पर हम देखें कि कांट के निरपेक्ष आदेश की व्याख्या की जा सकती है। हमें करना चाहिए क्योंकि स्वयं में शुभ है। हमें करना चाहिए क्योंकि वह दैवी इच्छा है। नहीं, हमें करना चाहिए क्योंकि सुख प्राप्ति के लिए है। हमें करना चाहिए क्योंकि अच्छा कुछ ही नहीं है। तो हमें करना चाहिए क्योंकि वह स्वयं में शुभ है। इस भाव के कारण वो विषय वस्तुएं होती है। नेक्स्ट है, कांट में के बुद्धि मूलक की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? बुद्धि मानव जीवन का नियामक तत्व है। नैतिक नियम में बाध्यता की संभावनाएं होती हैं। यह मानवीय महत्व स्वतंत्रता पर जोर देता है। यह संकल्प की स्वतंत्रता का निषेध करता है। नहीं, बुद्धि मानव जीवन के नैतिक नियमों की निर्धारित नियामक तत्व के रूप में काम करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांट के मतों को कठोरतावाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भावनाओं के पूर्ण विनाश पर बल देते हैं। ये सर्वथा सत्य है। ये बौद्धिक जीवन व्यतीत करने पर बल देते हैं। गलत। ये भावनाओं के पूर्ण विनाश तथा शुद्ध बौद्धिक जीवन पर व्यतीत करने पर बल देते हैं। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कांट ने नैतिक नियमों को निरपेक्ष आदेश कहा। इसका पालन किसी बाह्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सकता है। इसका पालन किसी बाह्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। इसका पालन किसी भी लक्ष्य के लिए प्राप्ति किया जा सकता है। इसका पालन किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सकता है। निरपेक्ष आदर्श यही है कि इसके आंतरिक भाव के साथ बाह्य लक्ष्य की प्राप्ति के भाव को भी पूर्ण किया जा सकता है। इसलिए हम देखें तो इसका जो विकल्प नंबर ये होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कांट का मत है कि जिस बुद्धि में हमें नैतिक गुण का ज्ञान होता है वह व्यवहारिक बुद्धि है, साधारण बुद्धि नहीं है। इस कारण कांट के मत को क्या कहते हैं? इस कारण इसके मत को क्या कहा जाता है? कठोरतावाद। उपयोगितावाद में बेंथम मिल सिजविक पढ़े, अंत अनुभूति में सिजविक करे, तर्कवाद आगे पढ़ेंगे।
अंतःकरण एक विधायक की भांति है। विधायक मतलब एमपी एमएलए वाला नहीं, विधायक का मतलब एमपी एमएलए वाला विधायक नहीं, विधायक का मतलब होता है अंतःकरण का विधायक। अंतःकरण क्या, जो रेगुलेट करता हो, अंतः चेतना को जो रेगुलेट और निष्पादित करता हो, तो उस प्रकार के भाव को क्या कहते हैं, विधायक। जैसे हमारी जो चेतना है वह हमारे इस पूरे शरीर का रेगुलेटिंग करने का काम करती है कि हमें किस तरीके से चलना है, किस तरीके से कार्य करना है। तो उस भाव को जानना समझना ही वास्तविक पैमाने का आधार है। तो उन चीजों को देखना जानना बहुत जरूरी है। तो ये किस पर आधारित है? अंतःकरण एक विधायक की बात है जो नियम बना देता है तथा इस नियमों को कर्म विशेष पर लागू करके देखता है, उनके नैतिक मूल्यांकन किया जाता है, इनमें से किस सिद्धांत से भिन्न है। यानी ए बी सी डी इसमें से क्या है, यानी दार्शनिक अंत अनुभूतिवाद के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। बुद्धि से केवल सर्वोच्च शुभ का ही सहज बोध होता है, बल्कि उसकी प्राप्ति के लिए साधन भी होता है। तब इनमें से वह साधन कौन सा नहीं है, इनका मत बताइए। जेएस मिल की दूरदर्शिता का, बेंथम और न्याय का, कांट की परोपकारिता का, सिजवे की करुणा का। बुद्धि सर्वोच्च शुभ को सहज भाव में बोध कराती है। बुद्धि की इस भावना को सर्वांगीण रूप से जो मूल्यांकित करने का प्रयास करता है, उस भाव को हम क्या कहते हैं, वह कांट के दर्शन में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2-3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। आत्मपूर्णतावाद के समर्थक नहीं है, तो आत्मपूर्णतावाद के समर्थक में हेगल का नाम नहीं आता है। आत्मपूर्णतावाद के समर्थक हैं, तो आत्मपूर्णतावाद के समर्थक में न सुकरात आते हैं, न पाइथागोरस आते हैं, न हाब्स आते हैं। वह कंसेप्ट किसका है, हाब्स का है। आत्मपूर्णतावाद के समर्थक में नहीं है, यह कांट नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक मनुष्य को समाज में प्राप्त स्थान के अनुकूल ही कर्तव्य करना चाहिए। यह किसका कथन है, यह मैं क्वेश्चन आगे करवाया था, यह हेगल में है। आत्मसिद्धि का अर्थ क्या है, लास्ट क्वेश्चन, आत्मसिद्धि का अर्थ क्या है। व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, व्यक्तित्व का आंशिक विकास, व्यक्तित्व का विनाश, व्यक्तित्व का आध्यात्मिक विकास। व्यक्तित्व का पूर्ण जहां पर विकास होता है उसी को क्या कहते हैं, आत्मसिद्धि प्राप्त कर लेना। तो आज की क्लास यहीं तक थी। हमने कोशिश किया कि वेस्टर्न फिलॉसफी के लगभग जितने अब तक मैंने क्वेश्चन पढ़ाए थे, जो जो टॉपिक पढ़ाया था, उन टॉपिकों को मर्ज करके और सारे आयाम को पूर्णता की तरफ अग्रसर किए। कल कांट की कुछ विषय वस्तुएं हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक।